गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं, और मैं रतनगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है, जो सबसे अच्छा स्कूल है, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाई है वो कराई जा रही है। मैं नोट्स रोज़ लिखता हूं, नोट्स के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो 12th क्लास आर्ट्स के बच्चों, 12th क्लास आर्ट्स के बच्चों, कल हमने राज्यसभा के गठन, राज्यसभा के कार्यकाल, राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोकसभा के गठन, लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा के निर्वाचन पद्धति के बारे में और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, जो वेरी मोस्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मोस्ट है, इसको याद करना है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला है, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो हमें लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा की रचना, उसका गठन, उसका निर्वाचन पद्धति, उसके पदाधिकारी, लोकसभा कार्यकाल, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, इनका आज हम विवेचन करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। लोकसभा है वो भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। लोकसभा और राज्यसभा में जब हम अंतर कहते हैं, तो राज्यसभा है वो उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष या अस्थायी। लोकसभा भंग की जा सकती है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में बाद में प्रस्तुत होता है। लोकसभा जनप्रिय सदन है, जबकि राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। लोकसभा अपने आप में जनता का लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहलाता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन किया गया है। लोकसभा का गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 81 के द्वारा किया गया है। 81 के द्वारा ही लोकसभा का निर्माण हुआ या निम्न सदन का निर्माण हुआ है। प्रारंभ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या थी वो 520 थी या 500 थी पहले, लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्य बढ़े, तो इसकी सदस्य संख्या 520 हो गई। पहले शुरुआत में इसकी सदस्य संख्या 500 थी। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो इसके सदस्यों की संख्या 520 हो गई। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है। इसमें 530 है वो विभिन्न राज्यों से आते हैं, 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें एंग्लो इंडियन समुदाय का होते हैं। उन सदस्यों को राष्ट्रपति वो लोकसभा के लिए मनोनीत करता है। तो 530 सदस्य है वो देश के विभिन्न राज्यों से, 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से, संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती हैं। इन 13 संघीय क्षेत्रों में से 7 केवल दिल्ली से निर्वाचित होकर आती हैं। दिल्ली से निर्वाचित होकर 7 सदस्य वो लोकसभा में जाते हैं। तो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा है। 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से आते हैं। इसके अलावा 13 सदस्य है वो संघ लोक सेवा क्षेत्रों से, जबकि 2 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। विभिन्न राज्यों को लोकसभा के स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। हमारे देश में विभिन्न राज्यों के जो लोकसभा का जो सदस्यों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वहाँ से लोकसभा की 80 सदस्य चुनकर जाते हैं। कितने? 80। तो जो देश के जो निर्णय लेने की जो क्षमता है या प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता है वो अधिकतर उत्तर प्रदेश में नहीं थे। उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि किस दल का व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री
चुना जाएगा, क्योंकि अधिकतर अनुपात है वो 80 सदस्य केवल और केवल 80 सदस्य वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। इसी प्रकार 48 सदस्य महाराष्ट्र से चुनकर आते हैं, 48 सदस्य वो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं। तो हमने देखा 80 सदस्य है वो उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से 48 सदस्य, जबकि राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य, राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य वो निर्वाचित होकर जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, इसलिए उत्तर प्रदेश के हिस्से में लोकसभा की, उत्तर प्रदेश के हिस्से में लोकसभा की 80 सीटें आती है, महाराष्ट्र के खाते में 48 सीटें आती है, जबकि राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इतना बड़ा नहीं है, इसलिए राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य वो चुनकर जाते हैं। राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य वो चुनकर जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान से 25 सदस्य गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन का प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों में लोकसभा के स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार, फिर कह रहा हूँ 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित कर लिया गया 2001 में कि लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है उस संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद ही लोकसभा क्षेत्रों का आवंटन है वो दोबारा होगा और लोकसभा सदस्यों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। 2026 तक ये यथावत रहेगी। 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है वो 2026 तक यथावत बनी रहेगी। लोकसभा की सदस्य संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 2026 तक ऐसी रहेगी। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार ये निश्चित कर दिया गया है कि लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 के बाद में ही जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का विस्तार होगा, उनका बढ़ोतरी होगी। तो 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो उतनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर आधार पर किया जाता है। ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी है ये बच्चों इसका प्रश्न है वो आज से 2 साल पहले आ चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। ये प्रश्न आज से 2 साल पहले पूछा गया था। 1 नंबर का प्रश्न था। ये पूछा गया था कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने स्थान है वो कितने आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 स्थान है वो आरक्षित है। वर्तमान भारतीय संविधान प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। इससे हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया था और अंततः पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। अतः सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम करके अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजी कर लिया। अतः स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। प्रारंभ में जो वयस्क मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी,
बाद में उसे घटाकर है वो 18 वर्ष कर दिया गया है, बाद में उसे घटाकर है वो 18 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर उस लोकसभा क्षेत्र में मतदान कराया जाता है और जिस प्रत्याशी को हमारे यहाँ पर सबसे अधिक मत वाले की जीत प्रणाली घोषित कर दी गई है, जिसके तहत जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुमत को प्राप्त करे या 50% से अधिक वोट को प्राप्त करे, बल्कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, चाहे 5 प्रत्याशियों में जिसमें से यदि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलेगा उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली। हमारे यहाँ पर लोकसभा के लिए, निर्वाचन के लिए, जीत के लिए यही फॉर्मूला है, जो सबसे आगे उसी की जीत, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए 50% मत प्राप्त करने आवश्यक नहीं है, बल्कि जिसको यदि सबसे ज़्यादा वोट मिले वही व्यक्ति है वो लोकसभा के लिए निर्वाचित किया जाएगा, उसी व्यक्ति की जीत है वो घोषित की जाएगी। तो हमारे यहाँ पर सबसे अधिक वोट वाले की जीत को प्रणाली अपनाई गई है, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, जिसके तहत सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं उसी को जीता हुआ माना जाता है। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 5 या उससे अधिक प्रत्याशी है तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को 25% मत प्राप्त हुए हैं तो वह विजेता घोषित किया जाएगा, चाहे उसके विरोध में 75% है वो वोट क्यों न डाले गए, चाहे उसके विरुद्ध में 75% वोट है वो क्यों न प्राप्त या क्यों न विपक्षियों को प्राप्त हुए हैं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 5 उम्मीदवार है और एक व्यक्ति को 30% वोट मिले हैं और बाकियों को 70% वोट मिले हैं, तो क्योंकि हमारे देश में जो सबसे आगे उसी की जीत की प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत जो 30% मत वाला व्यक्ति है उसी को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीता हुआ माना जाता है, उसी की जीत है वो घोषित कर दी जाती है या उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। 1984 में 533 स्थानों पर हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें प्राप्त हुई थी, अधिक स्थान प्राप्त हुए थे, अर्थात 75% से अधिक स्थान प्राप्त हुए थे, जबकि उसे कुल जो वोट प्राप्त हुए थे वो 50% से भी अधिक नहीं थे। 50% से भी कम वोट प्राप्त करके कांग्रेस ने 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो सहानुभूति की लहर चली थी, उस लहर में कांग्रेस को 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन यदि उसका मत प्रतिशत देखें तो वो मत प्रतिशत 50 से भी कम था। तो यहाँ हमारे देश में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत यदि विरोधियों को मिलाकर जीतते हुए उम्मीदवार से ज़्यादा यदि वोट मिल जाते हैं, फिर भी जो सबसे आगे रहता है उसी को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसी की जीत है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। तो जैसा मैंने आपको बच्चों कहा, हमारे देश में जो सबसे आगे होता है उसी की जीत को प्रणाली को अपनाया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में 84 स्थान है, 84 अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए 84, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। यानी इन लोकसभा की सीटों पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में खड़े हो सकता है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित कर दिए गए। अब लोकसभा का कार्यकाल, संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। संविधान का अनुच्छेद है 83, ये कहता है कि लोकसभा कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होगा। प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए लोकसभा कार्यकाल होगा। लेकिन आपको पता है बच्चों, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा वो अस्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है।
लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा है उसे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की एक जो अवधि है वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 1976-77 में लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया गया था, जब इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। भारत में पहली लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था, जबकि वर्तमान में जो आपकी किताब में है बेटा, जो आपकी किताब में है 16वीं लोकसभा का कार्यकाल जिसका गठन है वो मई 2014 में हुआ है। अब तो 17वीं लोकसभा हो चुकी है जिसका गठन है वो 2019 में हुआ है। तो 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? मई 2014, जबकि 17वीं लोकसभा का गठन है वो 2019 में हुआ था। 2014 में भी मोदी जी है वो बहुमत के साथ आए थे और 2019 में भी मोदी जी है वो बहुमत के साथ आए हैं। तो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा कार्यकाल है वो एक साथ 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक साथ 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1976-77 में लोकसभा कार्यकाल था वो 1 वर्ष बढ़ाया गया था। भारत में पहले लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का गठन है वो उसका गठन मई 2014 में हुआ, जबकि 17वीं लोकसभा का गठन है वो 2019 में हुआ है। 2019 में उसका गठन हुआ है। वर्तमान में 2020 चल रहा है, तो आपकी किताब है वो पुरानी है, उसमें 16वीं लोकसभा गठन के बारे में दिया गया है कि मई 2014 में 16वीं लोकसभा गठन हुआ है, जबकि 17वीं लोकसभा गठन है वो 2019 में हुआ है। अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। लोकसभा अनुच्छेद 93 के अनुसार 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। वर्तमान में ओम बिड़ला है वो लोकसभा के अध्यक्ष है। ओम बिड़ला है वो राजस्थान से संबंधित है और कोटा क्षेत्र से चुने हुए सांसद है। कोटा क्षेत्र से चुने हुए सांसद है ओम बिड़ला, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जिस दल को लोकसभा में बहुमत होता है उसी का अध्यक्ष होता है और जिस दल को विपक्ष में होती है उसी का उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी का अध्यक्ष होता है और जिसका बहुमत नहीं होता है उसका उपाध्यक्ष के रूप में ये साधारणतः परंपरा है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन से पहले उसको सूचित करना आवश्यक है। अध्यक्ष है वो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, लोकसभा के सदस्यों को बोलने का मौका देता है, सदन की कार्यवाही में से उनको या गलत शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकाल सकता है, हटा सकता है। यदि किसी मत पर बराबर मत आ जाए तो वह अपना निर्णायक मत है वो दे सकता है। इस प्रकार यदि बराबर मत आ जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है। तो स्पीकर की बैठक कुछ समय अथवा कुछ दिनों तक के लिए स्थगित कर सकता है। हालांकि उसे सत्रावसान का अधिकार नहीं है, सत्रावसान करने का अधिकार है, सत्र को समाप्त करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अध्यक्ष सदन में दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता के बारे में फैसला कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के द्वारा अध्यक्ष को यह भी अधिकार है यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पहला लोकसभा का अध्यक्ष था वो गणेश वासुदेव मावलकर थे और उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। वर्तमान में लोकसभा के 2 अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला है जो राजस्थान के कोटा क्षेत्र से चुने हुए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कार्रवाई की संचालन करता है, वह प्रश्नों को पूछने की इजाज़त देता है, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाता है। वह सत्रावसान यदि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता। सत्रावसान करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय वो लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यदि किसी प्रस्ताव पर सबको आपको याद करना है, ध्यान से रिमेंबर करना है। पार्ट वाइज आप याद करते जाएं, पार्ट वाइज आप लिखते जाएं। ये आपका होमवर्क है, याद करना है। धन्यवाद।